हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हम एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। जी हाँ, इसके पहले हमने एक और दो प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज ये हमारा तीसरा सेट है। तो ये आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSS आदि एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs को रखा गया है और ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में कराए जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी जो बात है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन से है, यानी कि समावेशी शिक्षा से है। ये CDP की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जान है। समावेशी शिक्षा CDP का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें CDP पूछी जाएगी, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनकर आता है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। जी हाँ, एक समावेशी जो कक्षा होती है उसमें जो छात्र होते हैं वो किस तरह के होते हैं। केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। ठीक है, तो देखिए समावेशी जो कक्षा होती है यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो किसके किसके बीच में होती है, जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट। यानी कि इसमें सामान्य बच्चे भी आपको दिखाई देंगे और जो विशिष्ट बच्चे हैं वो भी दिखाई देंगे। यानी कि जो बहुत ही कम क्षमता है जिनमें सीखने की, या जो किसी तरह से पिछड़ गए हैं, वो भी इसमें शामिल रहेंगे, और जो सामान्य छात्र हैं वो भी इसमें शामिल करे जाएंगे। तो समावेशी कक्षा का मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। यानी कि अगर एक आप एज ए एक टीचर हैं आप, ठीक है, अब आप क्लास में क्या कर रहे हैं कि आपके सामने एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, आपके सामने एक समस्यात्मक बालक है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, तो बच्चे को दंड देना चाहिए। एक जो समस्यात्मक बालक है आप उसको पनिशमेंट देंगे, या फिर तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो देखिए ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि बच्चे को आप घर भेज देंगे। ठीक है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए या फिर बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो नज़रअंदाज भी हमें नहीं करना है बच्चे को, क्योंकि हर एक बच्चे का जो समस्या है उसका समाधान हमें करना है। टीचर को इसीलिए आप देखे होंगे कि NCF 2005 में टीचर को क्या बोला गया है, सुविधादाता बोला गया है, परामर्शदाता बोला गया है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारी कक्षा में ऐसा कोई बालक है, ऐसा कोई बच्चा है, तो हमें उसको ना ही उसे दंड देना चाहिए, ना ही उसे घर भेजना चाहिए, और ना ही उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, बल्कि जो राइट आंसर होगा वो C ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं। यहाँ को करिकुलम के बारे में बात करी जा रही है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं। तो देखिए ऐसी क्रियाएं या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ जो क्या होते हैं, पाठ्यक्रम के साथ साथ चलते हैं, यानी ये ऐसी गतिविधियां जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती हैं उसे ही हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये किससे संबंधित है, छात्रों के मानसिक विकास से। B ऑप्शन है छात्रों के पैतृक विकास से, C ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, और D ऑप्शन है शैक्षिक संस्थानों के विकास से। तो देखिए क्या होता है, जब आप एजुकेशन में, ठीक है, जब शिक्षा के क्षेत्र में आप छात्रों को केवल बुक्स तक ही सीमित रखते हैं, तो उनके अंदर एक जो जिज्ञासा होती है, यानी कि एक जो जानने की इच्छा होती है, वो क्या होती है, वो दब जाती है। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखते हैं यदि आप। लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ये बच्चों के मन मस्तिष्क में जो
एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है उसको ये बढ़ाती है। तो ये बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बच्चे का चहुमुखी विकास यानी कि समग्र विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं, क्योंकि जब पाठ्यक्रम के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी आप करेंगे तो आप हर चीज़ में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो समग्र विकास का मतलब हो गया सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये क्या करती हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। जब पाठ्य सहगामी क्रियाएं चलती रहेंगी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास अपने आप होता रहेगा, हर क्षेत्र में बच्चा बेहतर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो यहाँ आपको बताना है कि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है। ए ऑप्शन है कोहलर, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है स्किनर नहीं, यहाँ पे थॉर्नडाइक रहेगा। ठीक है, दो बार हो गया है, और डी ऑप्शन है बीएस ब्लूम। तो देखिए अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आपके कोहलर ने भी किया है, स्किनर ने भी किया है और थॉर्नडाइक ने भी किया है, लेकिन जो बीएस ब्लूम है उन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, बी ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और सी ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और डी ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत। तो देखिए जो पुनर्बलन का सिद्धांत होता है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहेंगे। और इसके बारे में बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं क्योंकि यूपी टेट और रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है उसको किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, याद रख लीजिएगा, इसको स्किनर महोदय ने दिया था। ठीक है, और ये क्या करती है, इसको हम ये उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित होती है और इसलिए इसको हम एसआर थियरी भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में या तो आपको पुनर्बलन का सिद्धांत पूछ लेगा किसने दिया था, या फिर आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पूछ लेगा, या कभी कभी आपसे एसआर थियरी भी पूछ लेता है कि एसआर थियरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप आंख बंद करके आप स्किनर पर टिक कर देंगे कि एसआर थियरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर ने किया था। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि स्किनर ने किस पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, और अगर आपने स्किनर वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन गिलफर्ड, बी ऑप्शन वुडवर्थ, सी ऑप्शन स्किनर और डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो देखिए जब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है तो ये किसने कहा है, ये गिलफर्ड महोदय ने कहा है। ठीक है, एक जो है ये कथन जरूर पूछा जाता है, एग्जाम में एक कथन जरूर पूछ लिया जाता है कि किसके अनुसार कहा गया है। तो अगर व्यवहार में व्यवहार, देखिए व्यवहार यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ठीक है, अगर व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है तो गिलफर्ड महोदय ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, किससे होता है, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर गर्भावस्था से। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे शैशवावस्था से लगा देते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब से उसका विकास प्रारंभ होता है, लेकिन ये सरासर गलत है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म से नहीं बल्कि गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। प्री नेटल एज से ही बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्री नेटल एज। ठीक है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तभी से उस बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है, कभी समाप्त नहीं होती है, और कह सकते हैं कि ये वूम्ब टू टूम्ब चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक जो चलती रहती है वो कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? ए ऑप्शन है
अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत, या डी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये विकास जो है वो कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता का सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, यानी कि समावेशी कक्षा है एक और उसमें एक टीचर की क्या भूमिका इसमें से नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तीन जो है शिक्षक की भूमिका है, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो शिक्षक की भूमिका नहीं है। ए ऑप्शन की बात करें, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, समावेशी कक्षा में बच्चे को शिक्षक को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें बताना है कौन सा नहीं है, यानी कौन सा गलत है। बी ऑप्शन है, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ठीक है, ये भी सही बात है। भाई जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है आप उस पर ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। और सी ऑप्शन है, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी बहुत हद तक बात सही है। डी ऑप्शन है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, यही शिक्षक की भूमिका नहीं है, क्योंकि जो बच्चा देरी से सीख रहा है, जो बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस उस पर करना है। तो इसमें कहा गया निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक टीचर को नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार हर वृत्ति के साथ क्या जुड़ा है। ए ऑप्शन है चिंतन, बी ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है अनुभूति और डी ऑप्शन है सनसनी। तो देखिए, सबसे पहले हम मैकडूगल के बारे में बात कर लेते हैं। मैकडूगल का जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ठीक है। इसमें इन्होंने मानव की मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या बताई है वो होती है 14। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैकडूगल ने क्या कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो हर एक संवेग के साथ, हर एक इमोशंस के साथ संबंधित होती हैं, और जो इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से होते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें मैकडूगल ने कही है। तो इन्होंने बहुत सारे मूल प्रवृत्तियां और संवेग के बारे में, जैसे क्रोध, भय, घृणा, ठीक है, आश्चर्य, भूख, ये कुछ 14 संवेग के बारे में, 14 इमोशंस के बारे में बताया गया है, इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा संवेग हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन स्किनर, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक, ठीक है, स्किनर बहुत दो बार आ गया है, सी ऑप्शन है गेस्टाल्ट और डी ऑप्शन है हेगर्टी। तो देखिए, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था ये पूछा गया है। तो गेस्टाल्टवादी जो थे उन्होंने ही क्या किया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इसे जो है गेस्टाल्टवादियों में इसे किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। और कोहलर का जो सबसे फेमस जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो गेस्टाल्टवादियों में कोफा, कोहलर और वर्दीमर तीन जो है बहुत फेमस है, इसमें कर्ट लेविन का नाम भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये गेस्टाल्टवादी से संबंधित हैं, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए स्याही धब्बा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पर्सनालिटी से है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट जो होता है वो, उसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है रुचि यानी कि इंटरेस्ट, बी ऑप्शन है योग्यता, ठीक है, यानी कि एप्टीट्यूड, सी ऑप्शन है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व और डी ऑप्शन है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, ठीक। तो देखिए, जो स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक ब्लॉट जो टेस्ट है, इसे जो है व्यक्तित्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। कभी कभी थोड़े अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका प्रयोग किसने किया था, स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किसने किया था। तो ये आप याद रख लीजिएगा, हरमन रोरशा,
ये शायद यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका प्रयोग हरमन रोरशा ने किया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है कि इसमें कार्ड्स की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 10 कार्ड्स होते हैं। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है पर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जिसमें से 5 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 कार्ड जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट जो था वो हरमन रोरशा ने दिया था। ठीक है, और ये किसके पर्सनालिटी को मापने के लिए, व्यक्तित्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके 10 कार्ड्स होते हैं, 5 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो देखने में तो बड़े सिंपल से लगेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा ये गलत होते हैं। ठीक है, मोस्टली गलत यही होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। ए ऑप्शन है मानसिक संघर्ष, बी ऑप्शन है याद करने की इच्छा, सी ऑप्शन है कम सीखना और डी ऑप्शन है याद करने के दोषपूर्ण तरीके। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है यानी कि मानसिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब दिमाग में आपके द्वंद्व चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो आप याद नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, और इसमें बताना है कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो मानसिक संघर्ष है। उसके बाद है याद करने की इच्छा यानी कि डिजायर टू रिमेंबर। ठीक, तो याद करने की इच्छा ये छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद है कम सीखना, कम सीखना यानी कि अंडर लर्निंग, यानी ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप कम सीखेंगे, ज़्यादा चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है याद करने के दोषपूर्ण तरीके यानी कि डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग, यदि आप गलत तरीकों से, दोषपूर्ण तरीकों से कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो आप उसको बहुत, मतलब कि आप रट कर अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप बहुत देरी तक उस चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो जो भूलने का कारण नहीं है वो है याद करने की इच्छा यानी कि डिजायर टू रिमेंबर। अगर आपके अंदर एक इच्छा है, एक आप सोचते हैं कि आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, ठीक है, तो आप उस चीज़ को भूल नहीं सकते। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी आप इसको मानसिक संघर्ष भी लगा देते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, याद करने की इच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्धिमत्ता का सिद्धांत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम चारों ऑप्शन पे बात करेंगे। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बुद्धिमत्ता का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन सा इंटेलिजेंस थियरी में कौन सी नहीं आती है। सबसे पहले ए ऑप्शन एक कारक सिद्धांत, बी ऑप्शन है द्विकारक सिद्धांत, सी ऑप्शन है बहुखंड सिद्धांत और डी ऑप्शन है प्रतिगमन का सिद्धांत। तो देखिए क्या होता है, एक कारक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं यानी कि यूनिफैक्टर किसने दिया था, तो यूनिफैक्टर जो दिया था वो बिने ने दिया था। ठीक है, तो ये तो इंटेलिजेंस थियरी के अंतर्गत आएगा। ठीक, यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर नहीं होगा, पहला हमारा सही है और इसमें बताना है कौन सा गलत है। अगर हम द्विकारक सिद्धांत की यानी कि 2 फैक्टर थियरी की बात करते हैं तो ये किसने दिया था, ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था। ये जो मैं आपको 1 फैक्टर यानी कि यूनिफैक्टर और 2 फैक्टर बता रही हूँ, इसको याद कर लीजिएगा कि किसने क्या दिया था। ठीक है, और अगर मैं बहुखंड सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थियरी की बात करूँ तो इसको किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन ये जो आपका है थियरी ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, यानी प्रतिगमन का सिद्धांत, ये हमारा थियरी ऑफ जो रिग्रेशन है ये इंटेलिजेंस थियरी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं वो बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से यानी कि बुद्धि के सिद्धांत से लिए गए हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन। ठीक, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। आपको बताना है कि शरीर को यानी कि जो शारीरिक विकास है उनको प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या आते हैं ये बताना है। ए ऑप्शन है आनुवांशिकता, ठीक है, यानी कि हेरिडिटी, बी ऑप्शन है खेल और व्यायाम यानी कि स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, सी ऑप्शन है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव।
ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए शारीरिक विकास, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारी हेरिडिटी भी है, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज भी अगर आप करेंगे तो आप जो शारीरिक विकास है वो आपका बेहतर तरीके से हो पाएगा, तो ये भी सही है। वातावरण भी जरूरी है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों चीज़ें जो होती हैं वो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल होती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो ये थे आज के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर के क्वेश्चन सही हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।